केमिकल इक्विलिब्रियम्स के कुछ फार्मूले हैं जो एमसीक्यूज में यूज होते हैं, तो वो हम देखते हैं। ये रिएक्टेंट से, ये प्रोडक्ट से। अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट, तो हम किस तरह लिखते हैं? इस तरह K1 A का कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन, K2 C कंसंट्रेशन, D का कंसंट्रेशन। अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम किस तरह लिखेंगे? K2 को इस तरफ लाए तो डिवाइड में जाएगा, और A B का कंसंट्रेशन इस तरफ लाए तो वो भी डिवाइड में जाएगा। तो K1 K2 किसके बराबर होगा? यानी प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स। तो हम इस दोनों कांस्टेंट के एक और कांस्टेंट लिखते हैं Kc, तो क्या होगा? प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स। अगर हम मोल्स में लिखते हैं, यानी ये इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है, मोल्स में दिया हुआ है, तो हम कैसे लिखते हैं? A मोल्स का A, B मोल्स का B, C मोल्स का C, D मोल्स का D। ये क्या शो करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। तो हम Kc किस तरह लिख सकते हैं? प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स हमने लिख दिया। अब जो मोल्स हैं वो पावर में जाएगी, यानी C कंसंट्रेशन C, D कंसंट्रेशन D, A कंसंट्रेशन A, B का कंसंट्रेशन B। अगर हम Kp के में लिखते हैं, ये उसने प्रेशर में या पार्शियल प्रेशर में उसने मोल्स पूछे हुए हैं, तो हम किस तरह लिख सकते हैं? प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स, और जो नंबर ऑफ मोल्स है वो यानी पावर में जाएगी। अगर हम Kx में लिखते हैं तो जो प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स लिखेंगे और नंबर ऑफ मोल्स यानी पावर में जाएगी। रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, तो हम लिखते हैं PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। तो V को इस तरफ लाए तो डिवाइड में जाएगी, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगी। तो N और V किसके बराबर है? C के बराबर है, तो हम इसकी जगह C लिखते हैं। तो P इज इक्वल टू C RT। तो इसकी डिराइवेशन करने के बाद, यानी ये मुकम्मल डिराइवेशन है, तो Kp किसके बराबर होगी? Kc RT डेल्टा Ng। Kp, ये बस आप ये याद कर ले, Kp किसके बराबर होती है? Kc RT डेल्टा Ng। तो डेल्टा Ng को देके अगर डेल्टा Ng 0 के बराबर है तो Kp Kc बराबर होगा। अगर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है तो Kp ग्रेटर देन Kc। अगर डेल्टा Ng लेस देन 0 है तो Kp लेस देन Kc होगा। डेल्टा Ng किसको जाहिर कर देती है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स के मोल्स माइनस रिएक्टेंट्स के मोल्स, यानी प्रोडक्ट के जो मोल है उसमें रिएक्टेंट्स के मोल्स माइनस कर दे तो उसको हम डेल्टा Ng कहते हैं। ये R किसके बराबर होती है? R इज इक्वल टू 0.0821, और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हम केल्विन में लिखते हैं। अगर उसने सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो हम केल्विन में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन अमूमन वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड देती है। कितनी? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होती है? 298 केल्विन। यानी ये किस तरह होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होती है? 273 केल्विन के बराबर होती है। रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kx, तो Kp इज इक्वल टू Kx P डेल्टा Ng। तो P की जगह हम PV इज इक्वल टू nRT, P इज इक्वल टू V को इस तरफ लाए तो डिवाइड में जाएगी, इज इक्वल टू से इस तरफ n बटा V RT। अगर हम n1 ले लेते हैं तो P किसके बराबर होगा? RT बटा V। तो हम Kp को लिखते हैं Kx, यानी P की जगह P की वैल्यू पुट कर दे RT बटा V डेल्टा Ng के बराबर होगा Kp। रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kn, Kp और Kn की रिलेशनशिप किस तरह होगी? Kp इज इक्वल टू Kn P बटा N होल डेल्टा Ng के बराबर होती है। रिलेशन बिटवीन Kp, Kx, Kn एंड Kc, तो हम देखते हैं Kp किसके बराबर होती है? Kc RT डेल्टा N। तो
ये किसके बराबर होगा, के एक्स के भी बराबर, यानी के पी इज इक्वल टू हमने लिखा के पी इज इक्वल टू के एक्स आर टी बटा वी डेल्टा एन, और के पी इज इक्वल टू के एन पी बटा एन का होल डेल्टा एन। तो हम अगर आर यानी डेल्टा एन क्या है, 0 के बराबर है, तो यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स की, डेल्टा एन हम किसको कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट मोल्स माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स के मोल्स। तो अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के मोल्स बराबर है तो डेल्टा एन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अगर डेल्टा एन 0 के बराबर है तो आर टी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। आर टी बटा वी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। पी एन किसके बराबर हो जाएगा, यानी 1 के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इसको 1 लिखते हैं तो के पी इज इक्वल टू के सी इज इक्वल टू के एक्स इज इक्वल टू के एन। ये इनका रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन के पी, के एक्स, के एन एंड के सी। अगर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के बराबर है, डेल्टा एन जी किया है 0 है, तो हम उसको के पी इज इक्वल टू के सी इज इक्वल टू के एक्स के इज इक्वल टू के एन लिख सकते हैं। क्वोशंट रिएक्शन यानी क्यू, इससे हम क्यू सी से जाहिर करते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन किस तरह है, के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स, तो क्वोशंट रिएक्शन भी उसी तरह होगा, क्यू सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स। तो हम देखते हैं ग्राफ में, अगर ये इक्विलिब्रियम है के सी यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के मोल क्या है, बराबर है, तो ये और ये क्यू सी, ये के सी अब हम उस वक्त ले सकते हैं जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के मोल्स बराबर है, तो हम के सी लिख सकते हैं। और अगर हम इनिशियल स्टेट या फाइनल स्टेट रिएक्शन के लिखते हैं तो हम क्यू सी से लिखेंगे, फिर के सी नहीं लगा सकते। के सी सिर्फ हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इनिशियल रिएक्शन में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते और फाइनल रिएक्शन में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम क्वोशंट रिएक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो अगर इनिशियल में क्यू सी क्या है, लेस देन के सी है, तो हम किस तरह लिखेंगे, क्यू सी लेस देन 0, यानी क्यू सी लेस देन 0। के सी किसके बराबर होता है, यानी जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब होगा जब वो 0 के बराबर होंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर होंगे, तो के सी 0 के बराबर होगा। अगर के सी क्या है, यानी क्यू सी लेस देन 0 है, तो क्यू सी लेस देन के सी है, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। किसकी तरफ, यानी रिएक्टेंट अभी ज्यादा है, प्रोडक्ट नहीं बने हुए हैं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा सकता है। अगर क्यू सी ग्रेटर देन 0 है, इधर देखे के सी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो हम किस तरह लिख सकते हैं, क्यू सी ग्रेटर देन के सी, तो रिएक्शन दोबारा इक्विलिब्रियम के लिए बैकवर्ड की तरफ आएगी। अगर क्यू सी किसके बराबर है, 0 के बराबर, यानी के सी और क्यू सी दोनों बराबर है, तो के क्यू सी के सी के बराबर होगा, तो उस वक्त क्या होगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे होगा। एप्लीकेशन ऑफ के सी, हम देखते हैं कि जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्विलिब्रियम में हैं तो हम के सी लिख सकते हैं प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स। तो जो के सी है वो प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और के सी रिएक्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर के सी ज्यादा है तो प्रोडक्ट भी ज्यादा होंगे और रिएक्टेंट्स क्या होंगे, कम होंगे। और अगर के सी कम है तो प्रोडक्ट्स भी कम होंगे और रिएक्टेंट्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो हम देखते हैं कि अगर के सी ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा बने हुए हैं, रिएक्टेंट्स कम बचे हैं। अगर के सी की वैल्यू कम है तो प्रोडक्ट कम बने हुए होंगे और रिएक्टेंट्स क्या है, ज्यादा है।
तो अगर हम देखते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ जाए तो जब प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे तो दोबारा रिएक्टेंट्स की तरफ आएंगे यानी बैकवर्ड्स की तरफ। अगर यानी प्रोडक्ट्स कम बने हुए हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगी इक्विलिब्रियम में, तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। ठीक है। केसी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। केसी जो होती है वो दो फैक्टरों पर डिपेंड्स करती है, रिएक्शन ऑफ स्टोइचियोमेट्री, टेम्परेचर। रिएक्शन ऑफ स्टोइचियोमेट्री किस तरह होती है, थ्योरेटिकली होती है, और टेम्परेचर क्या होती है यानी वो प्रैक्टिकली होती है। तो हम स्टोइचियोमेट्री को देखते हैं। स्टोइचियोमेट्री हम थ्योरेटिकली किस तरह लिख सकते हैं। अगर रिएक्शन ए बी है तो हम किस तरह लिखेंगे, K1। अगर रिएक्शन को हम उलट कर दे तो किस तरह लिखेंगे, 1/K1। यानी ये अगर उलट हो गया तो हम उसको 1/K1 लिखेंगे। अगर किसी के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया मिसाल के तौर पर यानी x, तो क्या होगा यानी K1 ये पावर में जाएगी, x पावर में जाएगी। अगर हम इसी तरह और यानी 1/x के साथ अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर भी 1 यानी 1/K, K1 1/x बन जाएगा। अगर हम इसी तरह लिखेंगे कि अगर दो रिएक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ए बी और बी है, ये क्या है K1 है, ये 1/K1 हो जाएगा। क्या है यानी हमने उसको उलट कर दिया तो 1/K1 हो जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस बी क्या बन जाएगा, BA। तो हम किस तरह लिखेंगे यानी K1 ज़रबे 1/K1 हम लिख सकते हैं। तो अगर हम इस तरह लिखें कि ये किसके बराबर होगा यानी ये K2 के बराबर है और ये क्या है, ये भी K2 के बराबर है। अगर ये K2 के बराबर है और हम इन दोनों को किस तरह लिखेंगे कि अगर ये किसके बराबर है, K3। ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि ये किस तरह होंगे। और टेम्परेचर जो है, अगर हम टेम्परेचर थ्योरेटिकली चेंज कर सकते हैं तो Kc की वैल्यू किस में तब्दील हो जाएगी, क्वाशंट। Kc हम सिर्फ इक्विलिब्रियम के लिए लिख सकते हैं यानी Kc जब डेल्टा Ng क्या हो, 0 हो, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स भी बराबर हो, वॉल्यूम भी बराबर हो, यानी जो उसकी जो मोल्स हैं वो भी बराबर है, तो हम Kc लिखेंगे। अगर कोई चेंजेस लाए हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में तो वो क्वाशंट में तब्दील होगी, तो वो हम Kc नहीं लिख सकते। Kc सिर्फ इक्विलिब्रियम के लिए है। अगर हम टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं तो वो Kc में किस में तब्दील होगा, क्वाशंट में तब्दील हो जाएगा। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ K, अगर हम रिएक्शन लेते हैं ए बी का तो अगर हम इस रिएक्शन को उलट कर दे तो K2 किस तरह आएगा यानी 1/K1 के बराबर होगा। अगर रिएक्शन को हम उलट कर देते हैं तो ये 1/K1 के बराबर हो जाएगा। अगर हम रिएक्शन लेते हैं और उसको किसी कोफिशिएंट या मोल्स के साथ उसको ज़रब देते हैं तो वो पावर में जाएगी, तो K2 = K1 A का पावर हो जाएगी। अगर हम एक रिएक्शन लेते हैं और उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 1/3 यानी 1/x हम लेते हैं तो क्या होगी, तो पावर में जाएगी। अगर हम एक रिएक्शन लेते हैं और दूसरा रिएक्शन भी लेते हैं और इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो किस तरह आएगी, K3। तो K3 = ये K1 के बराबर है, ये K2 के बराबर है, तो K3 = K1 ज़रबे K2 के बराबर हो जाएगी। केस 1, अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव है तो हम किस तरह लिखेंगे, डेल्टा Ng कब पॉजिटिव होगा यानी ये कितने हैं, 2 मोल्स है, 2 - 1 प्लस
1 आ जाएगा। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो हम किस तरह लिखेंगे? अगर ये इनिशियल में ए है और ये 0 0 है तो हम किस तरह लिखेंगे? अगर ये केस इक्विलिब्रियम में तो a माइनस एक्स हो जाएगा और ये x तो हम v के साथ उसको डिवाइड कर देते हैं। तो v के साथ डिवाइड करने के बाद अगर हम क्वोशंट c लिखेंगे तो प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स, तो प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स लिख दे। अब v और v कट जाएगा, एक v बच जाएगी x और v और ये x बच जाएगा। तो अगर हम इसको ये a माइनस एक्स और 1 है तो हम उसको उलट कर 1 ओवर a माइनस एक्स लिख सकते हैं ऊपर। तो अब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये वैसे, तो एक्स स्क्वायर ये जो v है ये इसके साथ आ जाएगी, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो a माइनस एक्स और v ये क्यू सी। तो क्यू सी जब डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो v किस में है? यानी डिवाइड में है। तो हम नेगेटिव में देखते हैं केस 2। अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव है यानी ये 1 मोल है ये 2 मोल से, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 बच जाएगा। तो डेल्टा एन जी क्या है? नेगेटिव है। तो हम इनिशियल में देखते हैं ए क्या है और ये 0 हो जाएगा। इनिशियल में अगर ये है तो ये 0 हो जाएगा। अगर हम के सी लिखते हैं तो a माइनस 2x हो जाएगा, a माइनस 2x और ये क्या हो जाएगा? x। तो हम v के साथ उसको डिवाइड कर देते हैं। तो v के साथ डिवाइड करने के बाद अगर हम क्यू सी लिखते हैं तो प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स में इधर 2 क्या है? मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई पावर में जाएगी, तो ये पावर में जाएगा। तो अगर हम इसको 1 और v का स्क्वायर बाहर ले आते हैं तो एक v के साथ कट जाएगी और एक 1 ओवर v बच जाएगी। तो हम किस तरह लिखेंगे? अगर इस v को ऊपर लाते हैं तो v और 1 बन जाएगा, तो ये एक्स v बच जाएगी और ये a माइनस 2x का स्क्वायर बच जाएगा। केस 3 में डेल्टा एन जी अगर 0 के बराबर है यानी वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो हम किस तरह लिख सकते हैं? यानी ये रिएक्शन है, यानी डेल्टा एन जी देखे इधर 2 है इधर 1 और 2, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो डेल्टा एन जी क्या है? 0 है। तो हम इनिशियल में देखते हैं ये भी ए है ये भी ए है, ये 0 बन जाएगी। तो हम अगर एट इक्विलिब्रियम लिखते हैं तो a माइनस एक्स हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी? 2x। ये किसके बराबर हो जाएगी? 2x। ये 2 है और ये x बन रहा है तो 2x हो जाएगी। अगर हम v के साथ डिवाइड करते हैं तो तीनों को v के साथ डिवाइड कर दे। अब अगर QC लिखते हैं तो प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स लिख दे। प्रोडक्ट ये है तो प्रोडक्ट के इधर 2 है तो 2 पावर में जाएगी और रिएक्टेंट्स लिख दे। अब अगर हम v को बाहर लाते हैं तो 1 और v का स्क्वायर हो जाएगा और हम ये दोनों v तो ये 1 और v का स्क्वायर हो जाएगा तो ये कट जाएगी। तो अब अगर हम लिखते हैं ये तो ये 2 दूने 4 और x स्क्वायर हो जाएगी और ये दोनों अगर हम तो ये a माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्यू सी है, इसमें वॉल्यूम नहीं है, यानी वॉल्यूम क्या है? कोई भी चेंज लाए तो क्यू सी में एट डेल्टा एन जी क्या है? 0 हो जाएगी। यानी v के साथ उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। v बढ़ा दे v कम कर दे, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव में वॉल्यूम पर चेंज आ सकती थी क्यू सी में। तो आप देखें डेल्टा एन जी में v के साथ कोई चेंज नहीं आएगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ फार्मूला कब? जब व्हेन टेम्परेचर इज नॉट गिवन, जब टेम्परेचर नहीं दिया हुआ हो तो हम पार्शियल प्रेशर का जो यानी फार्मूला है वो इस तरह लिखेंगे Kp इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ज़रब Pt। तो ये डिराइवेशन है इसकी, लेकिन फार्मूला याद कर ले। जब आपको टेम्परेचर नहीं गिवन दिया हो तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर पार्शियल प्रेशर मालूम करते हैं और ये रिएक्शन है PCl5 PCl3 Cl2 बना देती है तो हम Kp प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स लिखते हैं। अगर PCl3 की पार्शियल प्रेशर मालूम करते हैं तो किस तरह लिखेंगे?
Pt नंबर ऑफ मोल्स PCl3 की। अगर नंबर ऑफ मोल्स PCl3 मालूम करते हैं तो किस तरह लिखेंगे, नंबर ऑफ PCl3 बटा टोटल पार्शियल प्रेशर। तो हम किस तरह लिखेंगे, x PCl3 PCl5 प्लस PCl3 और प्लस Cl2 लिखेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होमोजीनियस मिक्सचर के लिए, होमोजीनियस मिक्सचर हम उसको कहते हैं कि एक फेसेस हो, यानी ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, लिक्विड और सॉलिड इसमें नहीं है, तो उसको होमोजीनियस इक्विलिब्रियम हम कहते हैं। अगर टाइम 0 पर ये ए है, ये 0 0 है, यानी इनिशियल स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगा, ए माइनस ए एक्स और ये ए एक्स हो जाएगा, ये एक्स। हम अगर v के साथ उसको डिवाइड कर देते हैं तो कैसी किस तरह लिखेंगे, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स लिखने के बाद v और v कट जाएगा, ए एक्स स्क्वायर v बच जाएगा और ये 1 और x। अगर हम a को यानी कॉमन लेते हैं तो a को कॉमन लेने के बाद इस a के साथ कट जाएगी और ये a माइनस एक्स ओवर 1 है, अगर हम उसको उलट कर दे तो 1 ओवर 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 है। अगर हम Kp लिखते हैं तो Kp की डेरिवेशन करने के बाद हमारे जो पूरा फार्मूला आता है वो क्या है, Kp इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट आप इक्वेशन पर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह अगर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, यानी ये सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये गैस में है, तो हम सॉलिड को निग्लेक्ट करते हैं। तो Kc किसके बराबर होगा, CO2 का कंसंट्रेशन, CO2 का कंसंट्रेशन। इसके बाद Kp किसके बराबर होगा, PCO2 के बराबर हो जाएगा। लिटरेचर प्रिंसिपल क्या कहती हैं कि अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में डिस्टर्ब हो जाए तो दोबारा इक्विलिब्रियम कंटेन कर देती है। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम से यानी प्रोडक्ट की तरफ गया या रिएक्टेंट तो दोबारा यानी इक्विलिब्रियम में लाती है, तो उसको हम लिटरेचर प्रिंसिपल कहते हैं। तो लिटरेचर प्रिंसिपल किस पर इफेक्ट होती है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दे या प्रोडक्ट, फिर भी यानी Kc की वैल्यू तब्दील हो सकती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ एडिंग इन इनर्ट गैसेस। तो हम एक एक को देखते हैं। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स देखते हैं। नंबर 1, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन को हम तब्दील करते हैं या रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की। तो हम देखते हैं लिटरेचर प्रिंसिपल क्या करेगी कि अगर हमने यानी नाइट्रोजन गैस की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो लिटरेचर प्रिंसिपल यानी सिस्टम क्या करेगी, नाइट्रोजन को यानी कम करने के लिए वो फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ जाएगी। तो हम देखते हैं किस तरह, अगर हमने नाइट्रोजन को बढ़ा दिया तो सिस्टम क्या करेगी, नाइट्रोजन को कम करेंगी, यानी वो क्या करेगी, NO2 को कम करेगी। तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। ठीक है। अगर हमने नाइट्रोजन को कम कर दिया तो सिस्टम क्या करेगी, नाइट्रोजन गैस को बढ़ाएगी। तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, बैकवर्ड। ठीक है। अगर हमने नाइट्रोजन को बढ़ा दिया तो ये इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, ये रिएक्शन तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। अगर हमने नाइट्रोजन गैस को कम कर दिया तो रिएक्शन नाइट्रोजन को इक्विलिब्रियम करेगा, तो रिएक्शन दोबारा बैकवर्ड की तरफ आएगी। इसी तरह प्रोडक्ट में हम देखते हैं कंसंट्रेशन। अगर हमने NH3 का कंसंट्रेशन क्या किया, बढ़ा दिया, तो सिस्टम क्या करेगी, यानी NH3 के जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो कम करेगी, यानी NH3 क्या होगी,
कम करेगी। तो कम कैसे करेंगे, वो बैकवर्ड की तरफ जाएगी रिएक्शन। इस तरह अगर हमने अमोनिया को कम कर दिया प्रोडक्ट में तो रिएक्शन क्या करेगी, अमोनिया को बढ़ाएंगे कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए। तो यहाँ NH3 क्या होगी, बढ़ेगी। तो रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ जाएगी। ठीक है, इसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं। लिटरेचर प्रिंसिपल पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी टेम्परेचर क्या इफेक्ट यानी कैसे असरात पड़ सकती है रिएक्शन पर। तो टेम्परेचर एक एक्सोथर्मिक होती है और एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जो हीट को रिलीज कर दे, एंडोथर्मिक जो हीट को एब्जॉर्ब कर दे। तो हम देखते हैं यानी ये एक रिएक्शन है, ए से बी बनता है और प्लस हीट हमें देती है, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन ए प्लस हीट तो बी बना देती है यानी प्रोडक्ट। तो हम देखते हैं अगर हमने यानी एक्सोथर्मिक में हमने यानी प्रोडक्ट में हीट क्या कर दी, बढ़ा दी, यानी टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो रिएक्शन क्या करेगी, टेम्परेचर कम करेगी। तो सिस्टम टेम्परेचर को कम करेगी और रिएक्शन किस तरफ जाएगी, बैकवर्ड की तरफ। अगर हमने टेम्परेचर को कम कर दिया यानी टेम्परेचर कम कर देते हैं तो सिस्टम क्या करेगी, टेम्परेचर को बढ़ाएगी। तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। ठीक है, ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस तरह अगर हम रिएक्टेंट्स में देखते हैं तो हम देखते हैं एंडोथर्मिक में। अगर एंडोथर्मिक में आप रिएक्टेंट्स में क्या करते हैं, हीट को बढ़ा देते हैं, हीट को आपने बढ़ा दिया यानी हीट को आपने बढ़ा दिया रिएक्टेंट्स में, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। इसलिए यानी हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो सिस्टम क्या करेगी, टेम्परेचर को कम करेगी। तो टेम्परेचर कम करने के लिए वो क्या जाएगी, फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। अगर हमने टेम्परेचर को कम कर दिया तो सिस्टम क्या करेगी, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। और किस तरह बढ़ाएंगे, यानी वो दोबारा किस में शिफ्ट होगी, रिवर्स में, बैकवर्ड की तरफ जाएगी। अब लिटरेचर प्रिंसिपल में हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे, यानी कि प्रेशर पर क्या इफेक्ट होती है, लिटरेचर प्रिंसिपल, और वो किस तरह इक्विलिब्रियम करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन किस तरह हम लिख सकते हैं। PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। तो हम देखते हैं कि अगर हमने रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में प्रेशर बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, तो उस तरफ रिएक्शन जाएगी जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो एक रिएक्शन देखते हैं, NH2 प्लस 3H2 अमोनिया बना देती है 2NH3। इसमें डेल्टा Ng को देखते हैं कि डेल्टा Ng किस तरह है। डेल्टा Ng इधर 2 है, इधर 3 और एक 4, तो 2 माइनस 4 माइनस 2, तो डेल्टा Ng क्या है, लेस देन 0 है। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स इधर 2 है, इधर 1 और 3 और 1 4, तो 2 माइनस 4 माइनस 2। तो हम देखते हैं अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया किस में, रिएक्टेंट्स में, अगर हमने रिएक्टेंट्स में प्रेशर को बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो सिस्टम क्या करेंगे,
यानी हमने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए तो सिस्टम नंबर ऑफ मोल्स कम करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कब कम होंगे? जब रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। तो रिएक्शन कब जाएगी? यानी फॉरवर्ड की तरफ कोशिश करने की, यानी कि वो नंबर ऑफ मोल्स को कम कर दे। अब अगर हमने प्रेशर को कम कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो सिस्टम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स किस तरफ बढ़ेंगे? जब रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ जाएगी। ठीक है, ये रिएक्टेंट देखते हैं किस तरह। H2 प्लस I2 2HI। तो हम डेल्टा एन जी निकालते हैं। दो माइनस 2 तो कितना आ जाएगी? 0। तो ये क्या है? 0 है। तो अगर हम, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो। तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों एक बराबर है। तो रिएक्शन यानी इस पर जब डेल्टा एन जी अगर 0 है तो प्रेशर अगर हम बढ़ा दे या कम कर दे तो रिएक्शन में कोई असर नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो प्रेशर बढ़ाने या कम करने से नंबर ऑफ मोल्स न बढ़ेंगे न कम होंगे, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। यानी सिस्टम क्या होगा? वो केसी में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो जब डेल्टा एन जी 0 है तो रिएक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगी। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम इन लिटरेचर प्रिंसिपल में तो एक रिएक्शन हम लेते हैं होमोजीनियस की। तो डेल्टा एन जी कितने हैं? 2 माइनस 4 माइनस 2 आएगी डेल्टा एन जी। तो हम देखते हैं कि वॉल्यूम बढ़ने से यानी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे सिस्टम के या कम होंगे। तो हम देखते हैं अगर हमने रिएक्टेंट्स में वॉल्यूम बढ़ा दी तो सिस्टम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स को भी बढ़ाएंगे। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रिएक्शन किस तरफ नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे? किस तरफ नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे? बैकवर्ड की तरफ रिएक्शन जाएगी। अगर हमने वॉल्यूम को कम कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कब कम होंगे? जब रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। यानी रिएक्शन जब फॉरवर्ड की तरफ जाएगी तो नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, और जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो बैकवर्ड्स की तरफ रिएक्शन जाएगी। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यानी H2I2, अगर डेल्टा एन जी 0 है तो वॉल्यूम पर असर पड़ेगी। यानी अगर हम वॉल्यूम बढ़ा दे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? इधर भी 2 मोल्स है और इधर भी 2 मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं बढ़ेंगे। जब डेल्टा एन जी 0 होंगे तो अगर हम वॉल्यूम बढ़ा दे या कम कर दे तो नो इफेक्ट होगा। ठीक है, अगर डेल्टा एन जी लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 है तो फिर वॉल्यूम बढ़ाने और कम करने से रिएक्शन पर असर पड़ेगा, और प्रेशर बढ़ाने से और कम करने से असर पड़ेगा। लेकिन अगर डेल्टा एन जी 0 है तो वॉल्यूम बढ़ाने से या कम करने से या प्रेशर बढ़ाने से या प्रेशर कम करने से यानी रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी वो रिएक्शन उस तरह इक्विलिब्रियम में रहेगा। यानी फिर रिएक्शन क्या होगा?
इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर वॉल्यूम भी बढ़ा दे या कम कर दे। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इन द लिटरेचर प्रिंसिपल, तो कैटलिस्ट सिर्फ क्या करते हैं, यानी रिएक्शन को स्पीड अप कर देती हैं, यानी रिएक्शन की स्पीड अप को बढ़ा देती है। अगर ये 10 मिनट में कंप्लीट होती है तो 5 मिनट लगा देती है। अगर हम कैटलिस्ट को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम पर कोई असर नहीं पड़ेगी। जितनी तेज़ी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में तब्दील होंगे उतनी तेज़ी से प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में तब्दील होंगे। तो कैटलिस्ट इज़ नो इफेक्ट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट या इन द केमिकल रिएक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट यानी रिएक्शन पर इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई असर नहीं पड़ेगी। इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैसेस इन द लिटरेचर प्रिंसिपल, अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस को ऐड करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी इनर्ट गैसेस पर अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम रखें तो वॉल्यूम तो नहीं बढ़ सकती, दीवारें या और जो वॉल्यूम है वो तो हम नहीं बढ़ा सकते, तो नो इफेक्ट होगा अगर हम इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पर एडिट कर दे। अगर कांस्टेंट प्रेशर हो, यानी प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम इनर्ट गैसेस को ऐड करते हैं तो हम रिएक्शन को देखते हैं, ये गैस है, ये गैस है, तो ये रिएक्शन है, तो डेल्टा एन जी देखते हैं, इधर 1 है इधर 2, तो डेल्टा एन जी -1 आ जाएगी। तो अगर हम इनर्ट गैसेस को ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो किस तरह होगा, जो वॉल्यूम है, हमने वॉल्यूम में पढ़ा था कि अगर वॉल्यूम बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि रिएक्शन किस तरफ जाएगी। ये आपने पढ़ाया कि वॉल्यूम बढ़ेगा कब, जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाए, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाए तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। अब हम रिएक्शन को देखते हैं कि किस तरफ आएगी, इधर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इधर 2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स किस तरफ आएंगे, बैकवर्ड्स की तरफ, कि वो और भी बढ़ जाए, तो रिएक्शन बैकवर्ड्स की तरफ आएगी। नेचर प्रिंसिपल में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, जो रिएक्शन में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। तो इसी तरह जो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में और दोबारा गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में जो तब्दील होती है इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, जिस तरह के वाटर है। तो हम देखते हैं सबसे पहले सॉलिड टू लिक्विड, तो अगर हम सॉलिड के टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, बैकवर्ड। यानी अगर हमने सॉलिड को टेम्परेचर दे दी तो लिक्विड में तब्दील हो जाएगा, अगर हम लिक्विड की टेम्परेचर डिक्रीज कर दे तो रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ जाएगी। इस तरह हम देखते हैं कि अगर सॉलिड और लिक्विड है, अगर हम लिक्विड को प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, यानी लिक्विड पर प्रेशर लगाते हैं, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो, यानी नंबर ऑफ मोल्स घटेगी, तो नंबर ऑफ मोल्स किस तरफ डिक्रीज होंगी, बैकवर्ड की तरफ, तो रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ जाएगी। अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर दे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। तो अगर हम प्रेशर यानी डिक्रीज कर देते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। ठीक है, इस टेम्परेचर दे देते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दे तो रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ जाएगी। अगर हम
लिक्विड गैस में प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, तो प्रेशर ऑफ इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? बैकवर्ड्स। अगर हम प्रेशर को इधर गैस पर क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है लिटरेचर प्रिंसिपल के उसूल पर। तो लिटरेचर प्रिंसिपल जो आइस पर जो हमने प्रेशर के लिए पढ़ा था, वो प्रेशर आई पर यानी आइस पर अप्लाई नहीं होता, तो हम किस तरह लिखेंगे? अगर आइस को वाटर में तब्दील करना है तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो वो वाटर में तब्दील हो जाएगा, अगर टेम्परेचर को कम कर दे तो आइस में तब्दील होगा। लेकिन प्रेशर में किस तरह है? यानी आइस जो है उसकी वॉल्यूम ज्यादा है, डेंसिटी कम है। आइस की वॉल्यूम ज्यादा है, डेंसिटी कम है, और वाटर की क्या है? वॉल्यूम कम है और डेंसिटी ज्यादा है। तो अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो वाटर यानी आइस में तब्दील होगा या वाटर में तब्दील हो जाएगा। तो जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, और नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो वॉल्यूम कम होगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। ठीक है, यानी रिएक्शन अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। ये सिर्फ आइस में है, बाकी लिक्विड और सॉलिड में यानी अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो लिक्विड से सॉलिड यानी बैकवर्ड की तरफ जाती है, लेकिन आइस में अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाती है। आयनिक इक्विलिब्रियम के फार्मूले पीएच स्केल के देखते हैं। पीएच किसके बराबर होती है? -10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीओएच किसके बराबर होगा? -10 हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। पीके किसके बराबर होगा? -10 के। पीके भी किसके बराबर होगा? -10 केवी के। पीकेडब्ल्यू किसके बराबर होगा? -10 केडब्ल्यू के। केडब्ल्यू किसके बराबर होगा? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। ऑसवाल्ड लॉ में वीक एसिड के लिए अल्फा इज इक्वल टू KA/C का होल स्क्वायर रूट, और वीक बेस के लिए अल्फा इज इक्वल टू KB/C का होल स्क्वायर रूट। आयनिक इक्विलिब्रियम के बाज और भी फार्मूले हैं। बेसिक बफर यानी POH इज इक्वल टू PKB प्लस log salt बटा बेस। ये हम बेसिक बफर के लिए यूज करते हैं। एसिडिक बफर के लिए pH इज इक्वल टू PKA प्लस log salt बटा एसिड, इधर साल्ट बटा बेस, इधर साल्ट बटा एसिड, और PKB और ये PKA। अब हम साल्ट के देखते हैं। कौन से साल्ट? साल्ट अगर वीक एसिड और वीक बेस से बने हो तो हम pH इज इक्वल टू 7 + 1/2 PKA माइनस PKB। साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के लिए pH इज इक्वल टू 7 - 1/2 PKB प्लस log C। वीक यानी salt, weak acid and strong base pH is equal to 7 + 1/2 pKa plus log C। strong acid and strong base तो वो यानी साल्ट बना देती है, तो pH उसकी 7 होती है, वो न्यूट्रल होती है। ये ग्राफिकल हम देखते हैं। इधर साल्ट है, KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और नेचर। तो साल्ट्स में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट x होगा, डिग्री हाइड्रोलिसिस x, और नेचर न्यूट्रल होगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो KH किसके बराबर होगा? KW/KA। H किसके बराबर होगा? KH/C का होल स्क्वायर रूट, KW/KA ज़रबे C का होल स्क्वायर रूट, या H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/C का स्क्वायर रूट। और ये नेचर क्या है? बेस है।
स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस KH इज इक्वल टू KW बटा KB, H इज इक्वल टू KB बटा C का स्क्वायर रूट, या KW इज इक्वल टू KB ज़रबे C। और ये नेचर क्या है, एसिड है। वीक एसिड वीक बेस, तो KH इज इक्वल टू KW बटा KA ज़रबे KB, H इज इक्वल टू KH इज इक्वल टू KW बटा KA ज़रबे KB का होल स्क्वायर रूट।